हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। सरकार के 3 अंग होते हैं, आप सबको मालूम है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इससे संबंधित कई प्रकार के सिद्धांत विद्वानों ने दिए हैं। उनमें से ही एक सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, उनका विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करे और न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इनमें से प्रत्येक जो क्षेत्र है, प्रत्येक अंग है, वो स्वतंत्र होना चाहिए और साथ ही साथ उसे केवल अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। किसी दूसरे अंग को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा उस अंग के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो गई तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं है। और यदि एक ही व्यक्ति तीनों काम करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। तो शक्ति पृथक्करण शक्तियों का विभाजन या बंटवारा कहता है कि सभी जो अंग हैं उनके द्वारा अपने अपने निर्धारित कार्य किए जाएं। अब बात करते हैं अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के बारे में। राजनीतिक प्रणाली के रूप में अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और इसके साथ ही नियंत्रण व संतुलन की प्रणाली। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और जॉन लॉक के विचारों का सार था व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सर्वोच्चता। इसलिए जो वहाँ के संविधान निर्माता थे उनका मत था कि व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय संबंधी सब प्रकार की शक्तियों का एकत्रीकरण ही अत्याचार की उचित परिभाषा है। ये जेम्स मैडिसन का मत था। तो जब उनके विचार ऐसे थे तो स्वाभाविक था कि अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि शासन के तीनों अंग अलग अलग कार्य करें, जिससे शक्ति का एकत्रीकरण ना हो पाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात ना हो पाए। तो उन्होंने सरकार के इन अंगों को, विशेषतः कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को, एक दूसरे से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रखा। अमेरिकी संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह देखती है कि संविधान के विरुद्ध कोई कार्य न हो। इसलिए इसके लिए अमेरिका के संविधान में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अमेरिका के संविधान के पहले अनुच्छेद में, प्रथम अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां हैं वो कांग्रेस में निहित होगी। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 3 कहता है कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिसे कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित करेगी। तो इस प्रकार जो वहाँ ये मान्यता है शक्ति पृथक्करण की, वो वहाँ के संविधान द्वारा ही प्रदत्त की गई है। ये जो 3 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में की गई व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्थान दिया गया है अमेरिका के संविधान में। और संविधान के संरक्षक के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का, वो हमेशा से ये प्रयत्न करता है कि इसकी शक्ति पृथक्करण की मान्यता बनी रहे। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो काम करता है। व्यवहार में शक्ति पृथक्करण क्या है? अमेरिका के संविधान के जो शासन के 3 विभाग थे उनको पृथक ही नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र करने की भी व्यवस्था की गई। लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ के संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सरकार के अंग एक दूसरे पर थोड़ा सा नियंत्रण यदि स्थापित नहीं करेंगे तो कोई भी एक अंग है वो अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाएगा
और हो सकता है इन अंगों में आपस में परस्पर कोई सहयोग ना रहे। इसलिए मेडिसन, जो कि वहाँ के संविधान निर्माता भी थे और शक्ति पृथक्करण के प्रमुख समर्थक भी थे, उन्होंने अपने समाचार पत्र में लिखा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का ये आशय नहीं है कि तीनों ही अंगों का आपस में कोई संबंध ना रहे। तो इन तीनों अंगों को संबंधित करने के लिए एक सिद्धांत की व्यवस्था की गई, जिसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की पद्धति को जोड़ दिया। अब ये नियंत्रण और संतुलन में तीनों अंग अपने अपना कार्य करते हुए एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। ये नियंत्रण किस तरह होता है? जैसे कांग्रेस है वो राष्ट्रपति पर और सर्वोच्च न्यायालय पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति पर कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय पर कांग्रेस और राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। किस प्रकार से होती है व्यवस्था, अपने देखते हैं। जैसे कांग्रेस का कार्य है व्यवस्थापन संबंधी, किंतु राष्ट्रपति और न्यायालय द्वारा इस पर अवरोध या इसको सीमित करने की व्यवस्था भी कर दी गई है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा पारित जितने भी कानून हैं, विधेयक हैं, उनके लिए आवश्यक है कि उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, तभी वो कानून बन पाएंगे। लेकिन साथ ही राष्ट्रपति को विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में वीटो पावर दे दी गई है कि वो वीटो का जो उसका उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है वो चाहे तो किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर दे। तो इस प्रकार राष्ट्रपति है वो कानून निर्माण पर या व्यवस्थापन संबंधी कार्य पर नियंत्रण रखता है। इसके साथ ही जो न्यायपालिका का भी नियंत्रण रहता है कांग्रेस पर, क्योंकि न्यायपालिका कांग्रेस के कार्यों का पुनरावलोकन कर सकती है, पुनर्निरीक्षण कर सकती है, और यदि ये कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हैं तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। राष्ट्रपति पर किस प्रकार से नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं कि वो युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है, लेकिन जब वो युद्ध और शांति की घोषणा करेगा तो उसके लिए उसे कांग्रेस की सहमति, स्वीकृति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति कांग्रेस या वहाँ की संसद की अनुमति के बिना जनता पर टैक्स नहीं लगा सकता। बजट की स्वीकृति भी कांग्रेस से लेनी पड़ती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है वो भी सीनेट की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती। राष्ट्रपति जो अन्य देशों के साथ संधियां करता है, उन संधियों को लागू करने के लिए भी आवश्यक है कि पहले उसको सीनेट के द्वारा उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी जो कांग्रेस है, वहाँ की जो संसद है, उसके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय भी अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करता है, और यदि राष्ट्रपति के कार्य संविधान के प्रतिकूल है तो वो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पर कांग्रेस और राष्ट्रपति किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शासन का ये तीसरा अंग है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन कब? जब वो संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और राष्ट्रपति है वो भी न्यायालय को नियंत्रित करते हैं। कैसे? जो कांग्रेस है वहाँ की, जो कि वहाँ की संसद है, वो कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को। इसके साथ ही जो कांग्रेस है वो न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को भी कानून द्वारा घटा या बढ़ा सकती है। इसके साथ ही वो संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर सकती है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा अनुचित निर्णय दे दे तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और उसे लागू कर सकती है। इस प्रकार जो कांग्रेस है वहाँ सर्वोच्च न्यायालय पर नियंत्रण रखती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है वो भी इस पर नियंत्रण रखता है, संतुलित रखता है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को। कैसे? कि क्यों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को वो चाहे तो क्षमा कर सकता है, उसका दंड कम कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार जो सरकार के तीनों अंग हैं वो एक दूसरे पर अपना अपना कार्य करते हुए भी एक दूसरे को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। लेकिन इस जो सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन, इनकी आलोचना भी की गई है। क्या है इसकी आलोचना या कमियां?
आलोचना की बात करें तो आलोचक कहते हैं कि ना तो शक्ति पृथक्करण दोष रहित व्यवस्था है और ना ही नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली, क्योंकि शक्ति पृथक्करण द्वारा एक ओर तो सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है, स्वतंत्र रख दिया गया है, तो दूसरी ओर नियंत्रण एवं संतुलन द्वारा एक विभाग को दूसरे विभाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे की बिल्कुल ही विरोधी बातें हो गई है। आलोचक कहते हैं कि इस सिद्धांत की कई तरह से आलोचना की जा सकती है, जैसे हमेशा किसी जो शासन किसी देश का संविधान है उसमें कोई न कोई जो अंग है वो प्रधान होता है, कोई न कोई शासनांग है वो अधिक प्रभावशाली होता है। अमेरिका में शासन के अंग है वो औपचारिक रूप से पृथक हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, सार्वभौम हैं, संविधान में उन्हें समान स्तर दिया गया है, फिर भी आलोचकों के अनुसार कोई न कोई अंग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जैसे रेडियो, प्रेस या टेलीविज़न और नौकरशाही के माध्यम से जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस को प्रभावित भी करता है और उसके साथ ही न्यायिक निर्णयों पर भी अनुचित प्रभाव डाल सकता है। दूसरी इसकी आलोचना की गई है कि इससे नेतृत्व की कमी है। वर्तमान युग में जो शासन कार्य है और जो संगठन है उसकी पेचीदगियों को सुलझाने के लिए एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नेतृत्वहीन शासन प्रणाली की नींव डालता है। अमेरिकी संविधान ने कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों को अलग अलग कर दिया है, जिससे उनमें आपस में सहयोग की बजाय प्रतिद्वंद्विता की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी आलोचना इसकी की जाती है कि सरकार के अंगों की पृथकता के कारण जो अमेरिकी शासन है उसमें समन्वय और सहयोग की कमी हो जाती है, फलस्वरूप शासन में एकता नहीं आ पाती और प्रत्येक कार्य के संपादन में विलंब होता है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो विषय है, ये जो सिद्धांत है वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।